सो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम आज थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लस हम आज एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बेस्ड ऑन फिलोसफी है। ओके, सो बियर विद मी। मैं चाहूंगा कि मैं आपको जितनी जो टर्म्स हैं उसको क्रक्स में समझाऊं और हम इस टॉपिक को जल्दी क्लोज करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे हम बात करते हैं थिंकर्स के बारे में। वेस्टर्न थिंकर्स मैंने आपको बताया था, हम पढ़ चुके हैं। ओके, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, दो इंपॉर्टेंट थे, बाकी जो होंगे वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन थिंकर्स के बारे में। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबा भीम राव अम्बेडकर के बारे में। सो हम सीधा सा देखते हैं कि एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। ओके, एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे मेन रोल जो बी आर अम्बेडकर का रहा है वो रहा है इन सोशल जस्टिस इन इंडिया। उन्होंने हमेशा इसी की बात की। वो कहते थे कि जो ये इनजस्टिस जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कास्ट। ये कास्ट की वजह से है। इन 1950 उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की वो स्पीच दे रहे थे, ओके, सो वहाँ पे ये हुआ था, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। उन्होंने इस बारे में बात की थी। उन्होंने बोला था कि हमारी दो टाइप की लाइफ होती है, एक दैट इज पॉलिटिकल लाइफ और एक है सोशल प्लस इकोनॉमिक लाइफ। वो कहते थे पॉलिटिकल लाइफ में हम इक्वालिटी दे सकते हैं और वो हमने दी भी है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज वन मैन वन वोट। लेकिन अगर हम अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ देखें तो वहाँ पे आज भी इन इक्वालिटी है। सो उन्होंने बात की थी इस चीज़ के बारे में कि जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसको हमें ध्यान में देना चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि ये जो सोशल जस्टिस की जो वो बात करते हैं उनको क्या था कि ये हमें कब मिलेगा। ओके, इसके बारे में वो हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा सोशल जस्टिस है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। वो कहते थे कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक सोशल जस्टिस हम सर्व नहीं कर सकते। और सोशल डेमोक्रेसी को क्या बोलते थे? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कैन नॉट लास्ट, वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगी अनलेस देर इज सोशल डेमोक्रेसी। और इसको हम अचीव कैसे करेंगे? इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और ये क्या होती है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। जिस लाइफ में ये तीन चीज़ें होंगी, वही जब हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हमें सर्व होगा, देन ओनली वी कैन बी टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल लाइफ या सोशल जस्टिस। सो दिस इज द फिलोसफी ऑफ बी आर अम्बेडकर। अब वो कहते थे, एक तो आ गया सोशल डेमोक्रेसी, दूसरी वो बात करते थे स्टेट सोशलिज्म की बात। वो कहते थे कि इट्स नॉट लाइक मार्क्स जो कि बात करते थे कि हम एक वॉर वेज अगेंस्ट करनी है कैपिटलिस्ट, तभी हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो बना पाएंगे। उनका यहाँ पे थोड़ा अलग मत था। वो कहते थे कि स्टेट मस्ट ब्रॉड सोशलिज्म बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड शैल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो यहाँ वो बात करते हैं कि जो सोशलिज्म है उसको लाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि इसके लिए स्टेट को काम करना है कि वो ऐसे एवेन्यूज बनाए। ओके, वो ऐसे एवेन्यूज बनाए, वो ऐसे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स लाए ताकि जो लोग हैं उनमें जो वेल्थ वो इक्वली डिवाइड हो सके। ओके, सो बेसिकली वो बात करते थे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, क्योंकि यही वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं IOCL के बारे में। दिस इज अ PSU, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। दैट इज वाई जो हमारे पेट्रोल प्राइजेज हैं उनको सरकार एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हमारे देश में कोई भी IOCL नाम की कोई PSU नहीं होती जो पेट्रोल को रेगुलेट करती, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती, वो अपना प्रॉफिट देखती। सो दैट इज वाई वो बात करते हैं। उनका जो प्रिंसिपल है, उनकी जो फिलोसफी है, अगर आपको समझनी है तो आपको याद रखना है, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं और स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो हैं महात्मा गांधी। ओके, सो लेट्स मूव। यस, सो इंडियन थिंकर्स में जो नेक्स्ट है वो है महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में मैंने यहीं पे सारा कुछ लिख दिया है, और भी जो है वो नोट्स में आ जाएगा, लेकिन जो मेन हाईलाइट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनकी आज के टाइम में रेलिवेंस क्या है? यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्ट और स्ट्रगल ऑफ इमेंसिपेशन एंड ऑफ एम्पावरमेंट। इनका एक यूनिक वे है। अब वो वे क्या है? दैट इज ट्रूथ फोर्स, जिसको ये कहते थे सत्याग्रह। उन्होंने बताया था कि जो सत्याग्रह है वो एक फोर्स है, बॉर्न ऑफ ट्रूथ एंड लव ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, वो इसके बारे में बात करते थे। देखिए, गांधी जी को अगर आपको समझना हो तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि इन्होंने इंडियंस को नॉन वायलेंस का मीनिंग समझाया। हमने एक चीज़ देखी है, जो भी कंट्रीज जो भी अगर हम बात करें, जो भी कंट्रीज जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिया, वो वन पॉइंट ऑफ टाइम जब हिस्ट्री में वहाँ पे सिविल वॉर हुई है। लेकिन एक इंडिया इज़ द ओनली एक्सेप्शन जिसको आफ्टर जो है जब हमने इंडिपेंडेंस लिया उसके बाद आज तक कभी सिविल वॉर नहीं हुई और ट्रांसफर ऑफ पावर भी बड़ा ही स्मूथ है। सो दैट इज वाई दैट इज द वैल्यू दैट इनकलकेट जो गांधी जी ने हर एक इंडियन के अंदर इनकलकेट की है, एंड दैट इज द नॉन वायलेंस, अहिंसा, जिसको हम बात करते हैं। ओके,
उन्होंने हमारे अंदर एम्बाइब किया स्पिरिचुअलिटी, बट हिज मतलब जो जो उनकी रूट थी वो ये थी कि हमें पोर और जो डिप्राइव्ड है उसकी अगेंस्ट हमें काम करना है। स्पिरिचुअल होना है लेकिन वे क्या है, पोर की हेल्प करके। ओके, आज के टाइम में हम काफी चैलेंज फेस करते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, एट इट्स वर्स्ट जो है वो टेररिज्म है। ओके, वुमेन, चिल्ड्रन, इनके अगेंस्ट काफी हम देखते हैं आज के टाइम में हम चैलेंजेस फेस करते हैं। इस टाइम में गांधी जी की वो सारी बातें आज के टाइम में हमें काफी काफी हेल्प करती हैं। और क्या क्या जो है ना चैलेंजेस है वो है वेल्थ, वेल्थ का चैलेंजेस है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का चैलेंज है हमारे सामने। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि महात्मा गांधी आज रेलिवेंट है या नहीं है। ओके, मतलब आज हमें उनके स्टेप्स पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि काफी फेमस है, गांधी जी 7 सिंस। सो देखो ये ना फिलोसफी का लेक्चर है, इट इज मोर ऑफ की फिलोसफिकल नेचर है ये, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसमें कोई भी जो है ना आंसर जो है दैट इज नॉट कंक्रीट। फिलोसफी में आंसर कभी भी कंक्रीट नहीं होते। नो डाउट फिलोसफी में हर एक चीज का आंसर है, लेकिन वो आंसर कंक्रीट नहीं। आंसर इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चन के लिए डिफरेंट व्यूज वो आपको बता देगा, लेकिन दैट इज द रीजन कोई एक आंसर नहीं होता। सो इसको आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि गांधी जी 7 सिंस आज भी रिलेवेंट है। सबसे पहला है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। वो बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स के बिना कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल्स के बिना पॉलिटिक्स करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक है मीन्स, एक है एंड्स। गांधी जी हमेशा बात करते थे कि आपके एंड्स पे जब आप ध्यान देते हो, दिस इज एंड मतलब योर एम, जब आप एम पे ध्यान देते हो तो उसके लिए मीन्स क्या आप यूज कर रहे हो ये भी आपके एथिकली या इनकी मोरालिटी पे ये चीज खरी उतरनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो वहां पे इलेक्शन आर द एंड रिजल्ट्स। तो इलेक्शन जीतने के लिए जो आपके मीन्स हैं वो भी आपके एथिकली राइट होने चाहिए। तो यही वो बात करते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल जो है वो बड़ी ही खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं वेल्थ विदाउट वर्क। ओके, यहाँ पे जो बात करते हैं कि अगर आपके पास वेल्थ आ जाती है विदाउट काम किए हुए तो वो भी बड़ी खराब है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स करते हो, ड्रग्स बेचते हो, सो दिस इज इलीगल। नो डाउट आपके पास वेल्थ तो आ जाएगी लेकिन दिस इज इलीगल। बाकी जो पॉइंट्स है वो आप खुद पढ़ लो, इसको ना रोक रोक के जो जो वीडियोस को है, लेकिन ये चीजें नोट्स में भी होंगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस। बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज मूव्ड अवे फ्रॉम नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज का मतलब क्या है, कॉस्मिक लॉ। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड दिस वर्ल्ड अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। पीपल बिकम सेल्फ सेंट्रिक एंड सेल्फिश इन नेचर एंड लुकिंग फॉर मटेरियल comforts for the short term. Such pleasures without conscience resulting in the consequence of sexual exploitation and environmental plundering. वो ये बात करते हैं कि प्लेजर जब हम मतलब हम अपनी अंतर आत्मा को हमें पूछना चाहिए जब भी हम अपना कोई प्लेजर करते हैं, हम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे अपने प्लेजर में जो कि किसी और को हार्म कर रही हो। वो कहते हैं नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज नॉट गुड। बोलते हैं एज डेंजरस एज लिटिल नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस इज मच नॉलेज विदाउट ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो जो नॉलेज आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कोई बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, दैट इज चाणक्य। चाणक्य वाज जो थे वो काफी उनके पास नॉलेज थी, लेकिन अगर उनका उनका जो करेक्टर था वो भी काफी अपराइट था। अब आप सोचो कि उनका जो करेक्टर है वो अपराइट ना हो, स्ट्रॉन्ग उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सही ना हो, तो वो अपने टाइम में उस नॉलेज का कितना गलत यूज कर सकते थे। सो दैट वे गांधी जी बोलते हैं कि नॉलेज विदाउट करेक्टर इज नो गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। यहाँ पे वो बात करते हैं बिजनेस की। वो कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं एंड ऑल्सो एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलते हैं बिजनेस विदाउट मोरालिटी क्रिएट्स क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड, नो वेलफेयर। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ये भी है कि जैसे अगर हम दो कंट्रीज की बात करें तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर उसको इतना ज्यादा डेप देती है, फॉर एग्जांपल चाइना और श्रीलंका इतना ज्यादा डेप देती है कि जो कंट्री जो जिस कंट्री ने लोन लिया है वो उसके नीचे मतलब वो उसकी जो सॉवरनिटी होती है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती है। सो दैट इज क्रोनी कैपिटलिज्म। तो वो भी सही नहीं है। वो कहते हैं कि जब भी बंदे को बिजनेस करना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि उसका वेलफेयर भी एक एंगल होना चाहिए लाइफ में। बोलते हैं साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। यहाँ भी बात जो हम करते हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर हम ह्यूमैनिटी को कंसीडर नहीं करें तो कहीं ना कहीं वो भी हार्मफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, so science without humanity है ये example. Worship without sacrifice. Here sacrifice refer to sacrificing of our own stereotype, prejudices, wrong mindset against other individuals and other communities. इसकी बात कर रहे हैं वो कि अगर हमें यही चीजें हमें नहीं है तो हमें वर्शिप करनी नहीं चाहिए। ठीक है, और महात्मा गांधी कहते थे कि ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ये आप कैसे ले सकते हो, आपके अंदर कैसे इम्बाइब हो सकते हैं। सो पहला जो 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 रास्ता है गाइडिंग प्रिंसिपल वो है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। सत्याग्रह, द फोर्स बॉर्न आउट ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और थर्ड है सर्वोदया, दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। मेरे एक लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस भी किया है सर्वोदया को। ठीक है, बाकी जो गांधी जी बात करते थे, गांधी जी पर्सपेक्टिव ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात जब भी उन्होंने की है तो उन्होंने हमेशा विलेज सेंट्रिक ग्रोथ की बात की है। महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि एक सेल्फ
सस्टेनिंग विलेज होना चाहिए, हमेशा एक सेल्फ सस्टेनिंग विलेज की वो बात करते थे। सो दैट शुड बी आवर इकोनॉमिक मॉडल। महात्मा गांधी 5 पिलर्स ऑफ नॉन वायलेंस: रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो अगला बंदा बोल रहा है उसको लिसन करने की पावर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस अगर वो सही बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, एप्रिसिएशन अगर वो सही बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करो, एंड फिफ्थ वन इज कंपैशन, आपका सद्भाव होना चाहिए उसके साथ। ये वो कहते थे दीज आर आवर बेसिक फॉर एग्जिस्टेंस। ये उनकी बहुत अच्छी एक प्रोवर्ब है, वो कहते थे नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, इट इज ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ माई क्रीड। ओके, सो ये आपको सीधा सीधा पेपर में भी आ सकता है कि ऐसे आपको एक कोट दे दी होगी तो आपको एक्सप्लेन करना है इस कोट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। ओके, उन्होंने क्या प्रोपोगेट किया था? योगा एज द बेस्ट योगा फॉर द यूथ, कर्म योगा। उन्होंने बोला था कि कर्म करोगे वही उनके लिए बेस्ट योगा है। उन्होंने बोला था कि इंडियन इंडियन कल्चर की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको डेवलप किया था, वो काफ़ी देशों में जाके वो काफ़ी लेक्चर्स देते थे, उनकी स्पीचेस काफ़ी फेमस हुई थी। और वो क्या बोलते थे? द पावर ऑफ ब्रह्मा इन एवरी मैन दैट नारायण वांटेड टू हैव आवर सर्विस थ्रू द पोर। वो कहते थे कि अगर सर्विस ऑफ गॉड इज द सर्विस ऑफ मैन काइंड, वो कहते थे कि गॉड है, हमने उसको पूजना भी है और उसकी सर्विस भी करनी है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पोर। अब वो उनका क्या था, उनके अकॉर्डिंग एथिक्स और रिलीजन को वो कैसे देखते थे? वो कहते थे कि एथिक्स एंड रिलीजन आर वन एंड द सेम, गॉड इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ गुडनेस, टू फाइट फॉर गुडनेस इज टू सर्व द गॉड, द मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द यंग मैन एंड वुमेन, द essential characteristics of the educational philosophy of Swami Vivekananda are idealism, naturalism and pragmatism। यही उनका, वो कहते थे कि रिलीजन और एथिक्स, अगर आपके एथिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप रिलीजियसली काफी अच्छे होंगे, इन द सेंस दैट यू ऑलवेज वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। ओके, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एजुकेशन एंड सोशल सर्विस थ्रू आर के मिशन, ये उन्होंने एस्टेब्लिश की। देन वो बात करते थे ब्रदरहुड की, वो बात करते थे रैशनैलिटी की, मतलब एक समान एंड साइंटिफिक टेम्पर, हर एक चीज के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। नेक्स्ट है भगवत गीता, कि भगवत गीता से हमें क्या क्या इसेंस मिलती है। सो गीता जो है ये देखो, गीता में लाइफ है, इमोशंस है और एम्बिशंस है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक बंदे को गीता पढ़नी चाहिए, नॉट एज अ रिलीजियस बुक, कभी नहीं, नॉट एज अ रिलीजियस बुक, बट एज अ बुक ऑफ लाइफ। हमें लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, उसकी बुक कैसे स्पेंड करना है, दैट इज द बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके बारे में गीता बात करती है। देखो यहाँ पे एक ऐसे मैंने लिखा है, डोंट लेट द फ्रूट बी द पर्पज ऑफ योर एक्शंस। ये वही है कि जब आप काम करते हो तो आप काम करो, फल की इच्छा ना करो, एंड देयरफॉर यू वोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, और आप इतनी अटैचमेंट भी नहीं होती है। दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल इन अवर लाइफ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में देखें तो ये काफी है, अगर हम कोई काम करते हैं और हम फल की इच्छा नहीं करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू सर्विस दे वर्क फॉर प्रमोशन, रिवॉर्ड, सैलरी हाइक एक्स्ट्रा, बट दे फेल टू कमिट टू द पब्लिक विच इज द इंटेंट टू वर्क फॉर, enjoying the pleasure of journey, that is duty, will yield fruit automatically, duty with commitment is more important than the destination। यही तो बात होती है सारी एक ब्यूरोक्रेट के लिए। अब है इमोशंस, ये बात करती है इमोशंस की, लाइफ की तो बात होगी, अब हम बात करते हैं इमोशंस की। द अवेकन सेजेस कॉल अ पर्सन वाइज व्हेन ऑल हिज अंडरटेकिंग्स आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी अबाउट द रिजल्ट्स। लाइफ इज अबाउट मैनेजिंग इमोशंस। देखो यहाँ पे वही इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रही है यहाँ पे ना भगवत गीता। ओके, गोल्स एंड एम्बिशंस जो है उनको हमें कैसे रखना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी का क्या पर्पज है। इक्वालिटी, he alone sees truly who sees God in every creature, he does not harm himself or others। यहाँ पे गीता ने क्या बात की है कि हर कण को आप इक्वली देखो, ओनली देन यू फॉलो दिस इक्वालिटी प्रिंसिपल्स। तो ये सारी जो मैं आपको चीजें पढ़ाता हूँ इनकी आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि आप जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, देन यू कैन कोट डायरेक्टली फ्रॉम गीता। ओके, then it also teaches us about selflessness, a gift is pure when it is given from the heart to the right person at the right time and at the right place, and when we expect nothing in return, उसी को हम selflessness बोलते हैं। never run away from your duty, यहाँ से देखो गीता क्या बोलती है, you might like another duty and dislikes yours, but still do your own duty and not any others, even if you can do मतलब अगर वो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि सेल्फलेसनेस क्या होती है। सेल्फलेसनेस हम उसको बोलते हैं जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं और दूसरे की ड्यूटी को नहीं देखते हैं, चाहे वो आपके लिए कितनी भी अच्छी हो और आप उसको कितने भी अच्छे तरीके से कर पाए। सो दैट इज सेल्फलेसनेस। और लास्ट में वो गीता बात करती है कि ट्रूथ अलोन ट्राइम्स, की हमेशा जीत जो है वो सत्य की होती है। सो दिस इज ऑल फिलोसफी। मे बी आप बोर हो रहे हो लेकिन ये आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी एथिक्स में, सो ताकि आप इन चीजों को कहीं ना कहीं यूज कर पाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो था थिंकर्स के बारे में। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड के बारे में। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये एप्टीट्यूड का मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। एप्टीट्यूड है ये क्या, इट इज अ
component of competency to do a certain kind of work at certain level, which can also be considered talent. It is the ability to deal with the aspects of environment and to perform in a particular behavior. देखो एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, और एप्टीट्यूड क्या है कि आप किसी एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करते हो, योर बिहेवियर, योर एप्टीट्यूड, या आप कैसे लर्न करते हो, ये भी एप्टीट्यूड में ही आता है. इट मे बी फिजिकल और मेंटल. एप्टीट्यूड मेंटली भी हो सकते हो और फिजिकल भी हो सकते हैं. मैं आपको आगे बताऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल, फिजिकल एप्टीट्यूड मींस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क सक्सेसफुली. फॉर एग्जांपल, आर्म्ड पर्सनल रिक्वायर्ड सम फिजिकल एबिलिटीज. उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और उनको तैयार किया जाता है, मतलब उनमें फिजिकल एप्टीट्यूड डेवलप किया जाता है. और मेंटल एप्टीट्यूड मींस सर्टेन स्पेसिफिक सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज दैट आर नीडेड टू परफॉर्म सम टास्क सक्सेसफुली. ओके, सक्सेसफुली. तो आपको आई समझ कि फिजिकल एप्टीट्यूड क्या हुआ और मेंटल एप्टीट्यूड क्या हुआ. मेंटल एप्टीट्यूड हो गया जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, इसकी ट्रेनिंग आपको करवाई जाए, ठीक है, आपके योगा सेशंस किए जाएं, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करें किसी चीज के लिए. जैसे हमने कई बार काफी लेक्चर सुनते हैं जब हमारी मोटिवेशन डाउन होती है. सो वो एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए हम वो सारी चीजें देखते हैं, लेक्चर हम अपने को बूस्ट करते हैं. अब बात आती है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट. एप्टीट्यूड इंप्लाइज एक्शन. याद रखना, एप्टीट्यूड हमेशा आपको एक्शन में दिखता है, सच एज प्लेइंग क्रिकेट. वेयरएज इंटरेस्ट क्या करता है, वॉचिंग क्रिकेट, कि आप देखना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है. और एप्टीट्यूड क्या होगा, आपको इंटरेस्ट था, आपने चेक किया, आपने सीखा और फिर आपने खेला भी. फिर एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी. Aptitude often represents specific subset of mental ability which provides useful information on an individual's potential, particularly with regards to education and employment. Or ability is much closer to intelligence. Okay, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. Aptitude indicates what an individual will able to learn or do. एप्टीट्यूड क्या दिखा रहा है, एक जो इंडिविजुअल है उसकी कैपेबिलिटी. वेयरएज जो एबिलिटी है, इट प्रेजेंट्स एविडेंस ऑफ व्हाट अ इंडिविजुअल इज एबल टू डू नाउ. प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो, वो आपकी एबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ. आपको बैडमिंटन जो है वो बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा सा आता है, तो आपकी एबिलिटी क्या है कि आप खेल सकते हो, ठीक है, आप जीतोगे नहीं लेकिन आप खेल सकते हो. और एप्टीट्यूड क्या है, इसके बाद आप में इतनी क्षमता है कि आप बैडमिंटन सीख के आप यू कैन विन. सो दिस इज द डिफरेंस. देन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस का जो है ना स्कोप वो थोड़ा वाइडर है देन एप्टीट्यूड, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक टू वर्क. इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा वर्क स्पेसिफिक होती है. अगर आप इंटेलिजेंट हो किसी एक वर्क फील्ड में, ठीक है, आप स्पेशलिस्ट हो उस चीज के, नो डाउट. एक नॉर्मल पर्सन जो है जिसको उस फील्ड का कुछ नहीं पता, उसमें एप्टीट्यूड हो सकता है उस चीज को डेवलप करने का, उस चीज को डेवलप कर सकता है, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो आपके जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें क्या हो, स्पेशलिस्ट हो. सो अगला जो हमारा टॉपिक है दिस इज एप्टीट्यूड. बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज. क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हो सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए. सो वैल्यूज मैंने आपको पढ़ा दिया है. दीज आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस व्हिच वी कैन जज राइट एंड रॉन्ग. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई वी नीड वैल्यूज. ठीक है, टू होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस, टू हैव स्पेशल ऑब्लिगेशंस, सर्विस जो है हमारी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिसीज और जो है डिसीजंस को हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हम डेवलप कर सकते हैं लोगों का गवर्नमेंट में. ठीक है, ये हमारे कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो हमें अपनी लाइफ में पढ़नी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए. पैट्रोटिज्म एंड अपहोल्डिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दीज आर ऑल ओके. सो अब हम सीधे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे. ये तो आ गया कि जो हमारे जो एक्ट हैं ये हमें जो बताते हैं इनके बारे में. और अब आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे बात करते हैं, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, दीज आर ऑल वैल्यूज. जो हमारा भारत है उसकी जो वैल्यूज है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमें होनी चाहिए. हमें फील क्या करना है, वी आर इंडिपेंडेंट. कोई हमें अपने अधीन नहीं रख सकता, कोई हमें अपना गुलाम नहीं बना सकता. सोशलिज्म, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. सेक्युलरिज्म, सब जो है रिलीजन वो एक समान है. डेमोक्रेसी, वी ऑलवेज बिलीव इन डेमोक्रेसी, हमें डिक्टेटरशिप में बिलीव नहीं करना चाहिए. रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, हमें इक्वल. ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारे अंदर वो इनकलकेट करता है. ओके, अगर हम एआरसी की रिकमेंडेशंस भी देखें तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अपेक्स लेवल पे एक क्लियर और एक कंसाइज जो है हमारा वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अपेक्स लेवल पे. सेकंड लेवल की वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए. और थर्ड लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. ओके, आपका कंडक्ट का कोड होना चाहिए, आप कैसे बिहेव करोगे, आप किन मापदंड पे चलोगे, और आपकी वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स. मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोड ऑफ एथिक्स की हम बात करें तो सोसाइटी है, और कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, मोस्ट कॉमनली वैल्यूज एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिविल सर्विसेज के साथ वैल्यूज रिलेशन में है. ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन्स, डिलीजेंस,
इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी। अब और भी काफ़ी हैं, एटिस्ट्रा में यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन एक नोलन कमेटी बनी थी, उसने कुछ हमें वैल्यूज दी थी, जैसे सेल्फनेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप। एक एक करके हम इनको देखते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फलेसनेस की। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है जब आप इस तरीके से काम करो, जब आप इस तरीके से काम करो, उसमें आपका जो मोटिव है वो कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ पर्सन हु डजंट कीप थॉट इन माइंड व्हाइल कैरिंग आउट हिज और हर ड्यूटीज, व्हाट इज देयर इन फॉर इट या फॉर मी, इज कंसीडर्ड एज सेल्फलेस सर्विस। ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसमें हमें क्या फायदा मिलता है, करप्शन फ्री हमें सोसाइटी मिलती है, और जो हमारा पब्लिक रिलेशंस जो हमारे हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं पब्लिक में, ओके, वो काफ़ी अच्छी होती हैं। एक्सेप्शंस ऑफ सेल्फलेसनेस फॉर सिविल सर्वेंट डज नॉट प्रोवाइड द ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ रिवॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन सेल्फलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आपको रिवार्ड दे आपको वो भी मना कर दे, वो रिवार्ड आपको लेना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आपको दे रही है फॉर योर सर्विस टू द पीपल। ओके, जैसे बेटर रेम्यूनरेशन, टाइमली प्रमोशन एंड रिवॉर्ड्स फॉर कैरिंग ड्यूटीज बियॉन्ड द ऑब्लिगेशंस मेक द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड पब्लिक सर्विस मोर सस्टेनेबल। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का सिंपल से एग्जांपल में मतलब आपको ना समझा देता हूँ कि एक साइड आपके मामा जी हैं और एक साइड एक नॉर्मल सिटीजन है, आप दोनों को इक्वली ट्रीट करो। जब डिसीजन जो है वो आपके हाथ में हो, ये इंपॉर्टेंट है। डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए? आपके हाथ में। देन ओनली इट शोज कि आप में कितनी इंटेग्रिटी है। सो दिस इज ऑल इट्स वैल्यू, मतलब इसके बारे में है, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, बट ब्रॉडली यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इंटेग्रिटी मीन्स। ठीक है, ये काफ़ी इसमें ज़्यादा है। व्हाट इज इंटीग्रिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू नोलन कमेटी क्या बोलती है? हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, बी कंसिस्टेंट इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ही शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट ट्रुथफुल, बट ऑल्सो परसीव टू बी सो। वो दिखना भी चाहिए कि वो है ट्रुथफुल। फिर है इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इसमें क्या डिफरेंस होता है? फिर है टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी, मॉरल, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, सारी आप पढ़ लो। ठीक है, मैं अब ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होता है ऑलवेज टॉक ऑन मेरिट्स, हमेशा मेरिट्स पे बात करो, हमेशा और हमेशा मेरिट्स पे बात करें, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। इसका सिग्निफिकेंस यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है solely according to the merits of the case and serving governments of the different political parties without any bias, opinion and prejudice, वो that is impartiality। ऑब्जेक्टिविटी हमेशा डिसीजन मेकिंग में होती है और इम्पार्शियल ऑफ थ्रू आउट होते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी होता है जब आपको राइट और रॉन्ग में काम करना है, और ऑब्जेक्टिविटी होता है जब आपको मेरिट्स देखने हैं वाइल टेकिंग अ डिसीजन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये काफ़ी इसमें ज़्यादा है। फिर है अकाउंटेबिलिटी। जो आप काम करते हो उसके लिए आपको अकाउंटेबल भी होना चाहिए टू द गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। ओके, और अब हम देखते हैं और इसमें क्या है। एम्पैथी। एम्पैथी रेफर्स टू द एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ। देखो, एम्पैथी क्या होती है? आप, यू और आपका फ्रेंड, इसको किसी लड़की ने, किसी गर्ल ने क्या दे दिया? धोखा। और ये आपके पास आया और बोलने लगा, तो आपने इसको एम्पैथी कैसे देते हो कि आप इसको बोलते हो कि हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 2 साल पहले, सो आज मैं ठीक हूँ। ऐसी चीजें आती रहती जाती रहती है। सो दैट इज एम्पैथी। बाकी आप पढ़ लो। सिंपैथी इज अ फीलिंग फॉर अदर्स, एम्पैथी इज फीलिंग लाइक अदर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो देन लास्ट इज कंपैशन एंड दिस इज ऑल। सो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया था। सो दैट इज वाई ये जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको पता है, लेकिन द वन थिंग दैट यू ऑलवेज मेक श्योर दैट आपको डिफरेंस इनका पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी में भी क्या डिफरेंस है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लाइक दैट जो भी है डिफरेंसेस, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर आपका कोई भी कमेंट है, यू कैन कमेंट, आई कैन आंसर दैट। और अगर आपको अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि जो जो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है या जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये वीडियोस सारी मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस।